नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पर्सनालिटी फर्स्ट में। और एक बार फिर आप सभी के सामने एक खास मेहमान को लेकर आपका दोस्त हाजिर हो चुका है। जब भी मध्य प्रदेश सरकार की बात आती है तो भाजपा सरकार में भगवा एजेंडे को लेकर भी चर्चा होती है। और इस समय यह चर्चा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया है। और बयान क्या, उन्होंने तो लागू करने की कवायद भी शुरू कर दी है। मोहन यादव जी ने कहा है कि उच्च शिक्षा में अब भारतीय इतिहास या फिर यूं कहें कि सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर विरोध के स्वर उठेंगे। कहा जाएगा कि भगवा एजेंडा लागू किया जा रहा है। तो चलिए कई ऐसे सवालों के साथ उनको एक बार फिर यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। सवाल पहला यही है, क्या भगवा एजेंडा लागू किया जा रहा है उच्च शिक्षा में? एजेंडा होता क्या है, एजेंडे से क्या तात्पर्य है? नई शिक्षा नीति लागू भारत सरकार ने की है, उसको फॉलो करना, अनुसरण करना स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है और हम अपनी नीति लागू कर रहे हैं। और चूँकि ये सिलेबस जो होता है यह एक अध्ययन मंडल होता है, प्राध्यापकों का एक विचार समूह होता है और विचार समूह अपना एक करिकुलम का अपना उनका डिज़ाइन होता है और उसके आधार पर वो लागू करते हैं। और यही कारण है कि विद्वानों ने जो सामने प्रस्तुत किया है उसको हमने अनुसरण करने के लिए दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेजर, माइनर, ऑप्शनल ऐसे सारे विषयों को, लगभग 131 विषयों को लेकर हम अगर आगे बढ़े हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जो देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लेकर आगे जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास में ये गुंजाइश भी होना चाहिए कि हमारा गौरवशाली अतीत, जिस अतीत के ऐसे कोई महापुरुष या किरदार जिनके बलबूते पर नई पीढ़ी कुछ सबक ले और हमको गौरव और गर्व हो सके, तो वो सारे बातों को हमने समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मोहन जी, क्या आपको लगता है कि भारत में जो शिक्षा का सिलेबस रहा है उसमें अभी तक उन महापुरुषों तथाकथित महापुरुषों के बारे में पढ़ाया गया है जिससे एक आम भारतीय ये युक्त है कि सनातन जो भारतीय है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता? गौरव ये है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि 1835 की शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की या उससे पूर्ववर्ती काल में जब हम पे आक्रमण हुए तो आक्रांताओं को महान बताया गया। तो ये आक्रांताओं को महान बताना, हमारी जो महापुरुष है उनको नीचा दिखाना, और विद्वानों के नाम भी लाएंगे तो वो कार्ल मार्क्स से लेकर के जो जिस प्रकार से न्यूटन का और तमाम प्रकार के, तो मैं विद्वानों का सम्मान करता हूँ। लेकिन हमारे विद्वानों को या हमारे महापुरुषों को उनको आप नज़रअंदाज करोगे, ये बात जमती भी नहीं है। मैं बेहतर ये समझता हूँ कि विद्वान कहीं के भी हो, उनकी विद्वत्ता का सम्मान होना चाहिए, उनकी उपलब्धियों पे गुणगान होना चाहिए। और अपने गौरवशाली अतीत पे जब तक हम अपन गर्व नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वो शिक्षा में अधूरापन रहेगा। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब ये नई शिक्षा नीति की बात की है तो इसको वो जो शिक्षित बेरोजगारों की जो फौज बनाने वाला एक परंपरा का ढांचा था उसको तोड़ने का प्रयास किया। और देश की आज़ादी के साथ ही ये हो जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी बड़ा समय कांग्रेस देश में राज करती रही और उनने इस चीज़ को लगातार नज़रअंदाज किया या साजिशन ऐसा किया? 100% मैं आपसे सहमत हूँ, साजिशन किया, क्योंकि वो मेरा प्रश्न है प्रभु, मेरा प्रश्न है आदरणीय की नज़रअंदाज किया या साजिशन ऐसा किया? आपके विचार? मैं 100% उनने साजिशन ऐसा किया कि वो कभी भी जो गौरवशाली, जब भी पक्ष की बात आती है वो अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। वो हर एक को वोट की राजनीति से देखते हैं। अगर शिक्षा नीति की बात करें तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की थी। और उस शिक्षा नीति में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो दौर ऐसा था जब भारत 100% साक्षर था। गुरुकुल पद्धतियाँ हमारे लागू थी और हमारे गुरुकुल आश्रमों में ये पढ़ाई को कभी नौकरी से जोड़ा नहीं गया था। लेकिन ये मैकाले ने इस चीज़ को लाया कि भाई हमारी डिग्री पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और गुरुकुलों को जान करके बंद करवाया गया, उनको परेशान किया गया, सिलेबस ख़त्म करने का बोला। तो ये जो समाज में छिन्न भिन्न करने की व्यवस्था हुई, जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी की स्वयं की इच्छा थी राम राज्य स्थापित होना चाहिए, सब कुछ हमारे जो पुराने मापदंड है, पुराने जिन मान बिंदुओं का उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि वो विद्वान आदमी थे, सब कुछ थे, लेकिन कई सारी उनकी जो मान्यता है वो पश्चिम आधारित थी, इसलिए उनने वो शिक्षा नीति लागू रखी। दुर्भाग्य से जब 1968 में शिक्षा नीति आई, 3-4 साल के बाद तो कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी शिक्षा नीति 86 में आई, तो ऐसा हम तो उस समय बात करते थे कि खाली आर्ट को उठा के आगे पीछे कर दिया। असली में शिक्षा नीति जो आई है वो माननीय मोदी जी की सरकार में, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमने प्रत्येक प्रकार के दरवाजे खोले, क्योंकि हमारे अलावा भी दुनिया के कई ऐसे देश है जो अपनी शिक्षा नीति के बलबूते पर
न केवल वहाँ के साथ न्याय कर रहे हैं बल्कि अपने युवाओं को वो सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध करा जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आगामी भविष्य की राह खुलती है। आप स्वयं भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कोई पाठ, कोई ऐसा कोई अध्याय जो आपको पढ़ के आपको खुद हैरानी हुई या मन में काफ़ी आपके विस्मय हुआ कि ये किस तरह का इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है? मैं सहमत हूँ ना 100%। हमारी जैसे उदाहरण के लिए आपसे बात करता हूँ, चालू करता हूँ, आज़ादी के इतिहास की बात चालू होती है तो मैं तो उज्जैन से आता हूँ। जब हमारे विक्रमादित्य का शकों को परास्त करने का 2000 साल पुराना गौरवशाली प्रश्न है, लेकिन वो विक्रमादित्य पर प्रश्न करते हैं कि विक्रमादित्य कौन से थे, पहले थे, दूसरे थे, तीसरे। अरे एक आदि विक्रमादित्य, बाद में अनुवर्ती काल में कई सारे नाम रखे जाते हैं। तो जो ऐसा गौरवशाली पक्ष है अगर वो दबा है तो मुझे इस बात का संतोष है कि जब मैं यूडीए चेयरमैन था तब मैंने कल्चर मिनिस्ट्री से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना कराई, जो अब काफ़ी रिसर्च करके विक्रमादित्य, आदि विक्रमादित्य कौन से थे, उन काल के सिक्के कैसे थे, आर्कियोलॉजी के वो बाकी सारे प्रमाण कैसे थे, साहित्य में किस प्रकार से उनके बारे में जो लिखा गया है वो सच्चा साहित्य सामने लाने का प्रयास किया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ऐसे पाठ्यक्रम को हमको लाने की आवश्यकता। इसलिए मैं आपकी जानकारी की बताऊं, इस साल के यूजी के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में विक्रमादित्य जी को भी हमने स्थान दिया है। आने वाले दिनों में किस तरह के परिवर्तन आप और करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सोच हम आपकी देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव को बाहर लाने की आपकी एक ललक हम समझ पा रहे हैं। देखिए, आपने सही पकड़ा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि नई शिक्षा नीति की आत्मा भी यही कहती है कि हमको शिक्षा लेने के लिए अगर समर्थ बनाना युवाओं को, तो उनको अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ के रखना पड़ेगा, उस गौरवशाली पृष्ठों को भी स्मरण कराना पड़ेगा जिसके भरोसे से वो अपने देश से जुड़ पाए, देश की मिट्टी की महक से महसूस कर पाए और आने वाले तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर वो निर्भीकता से दे सके। एक नहीं, अनेक उदाहरण है हमारे यहाँ। तो इतना गौरवशाली अतीत है कि पन्नाधाय जैसी एक सर्वेंट अपने राजपुरुष के लिए अपने बच्चों को बलिदान करा के गर्व महसूस करती है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में यशोदा माँ अपनी बेटी को सुपुर्द करके नंद बाबा के हाथों अपने एक तरह से अनजान बालक को हाथ में रख करके जीवन भर उसको पाल पोस के बड़ा करने का संकल्प लेती है। ये इतिहास कहाँ मिलेगा किसी के पास। और इन इतिहास के पन्नों को अगर अपन खोलेंगे तो भगवान राम का वो कालजयी इतिहास जिसके भरोसे से आज भी 17 लाख साल पुरानी बात है भगवान श्री राम की, लेकिन पूरा देश उस बात के लिए आंदोलित रहता है कि भगवान राम का जीवन एक आदर्श पति के रूप में, वनवासी के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, राजा के रूप में, अपने भाइयों के साथ भातृ व्यवहार के रूप में। तो ये अच्छे अगर आदर्श अगर अपन उत्पन्न नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अपन अन्याय करेंगे। इसलिए शिक्षा नीति में वो सब कुछ समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो अच्छा है और श्रेष्ठ है। लेकिन जब आपके पास जब छात्र पहुंचता है आपके विभाग के तहत हायर एजुकेशन में, तो उससे पहले उसकी स्कूल एजुकेशन भी होती है, जहाँ पर बहुत ही जिसे अब आप कहा जैसे साजिशन जो शब्द आपने दिया या नज़रअंदाज कह दें कि ग से गणेश से ग से गधा बना दिया जाता है और उसे पढ़ाया जा रहा है। ये नई शिक्षा नीति इसीलिए आई है कि गणेश को पुनर्स्थापित करना है और गधे को उसके हिसाब में रखना है। गधे को बनाने वाली जो पद्धति थी वो मैकाले की पद्धति थी, जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया। 1835 में ये शब्द से जब शुरुआत हुई पूरा देश सिहर गया था कि ये कौन सी दुनिया में हमको ले आए। ये काले अंग्रेज बनाने की जो पद्धति थी जिसने हमारी सारी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया। अंग्रेज के जाने के बाद फिर ये पद्धति कैसे आई? ये दुर्भाग्य की बात है ना, देश की आज़ादी के बाद हमारे जो तथाकथित सत्ताधीश थे उनका इस बजाय इस तरफ ध्यान जाने के उनका मकसद क्या था? ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? अब ये मकसद तो सबका स्पष्ट था कि कुल मिलाकर के इस देश के चरित्र के साथ अन्याय करने का था। ये तो वो तो हमारे देश के वासी थे। मैंने आपसे जो सत्ता में पहुंचे। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जिनकी शिक्षा दीक्षा जड़ से जुड़ के नहीं हुई, उनका मस्तिष्क में जो था वो सब सामने आया है। जिनने इस देश को समझा है, इस देश के साथ जिया है, ऐसे महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आज़ादी के साथ अगर मोहम्मद गजनवी के टाइम पे अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, सोमनाथ के मंदिर को स्थापित कराया जो हमारे 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये तो उस प्रकार के सत्ताधीश थे जिनने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अगर जाकर उद्घाटन कर दिया तो अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रिटायरमेंट के बाद अपना शासकीय आवास तक नहीं दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने उस समय सरदार पटेल के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, सबके साथ अन्याय किया। इतिहास की किताबों में ये भी पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप अकबर से हल्दी घाटी में हार गए थे
अभी कई यूट्यूब पे आ रहा है और कई शोधार्थी कह रहे हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। तो ये अपनी कितना बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है, और इसमें तो प्रमाण भी आप लोग को प्रस्तुत करने होंगे। 100%। मैंने क्या कहा, जैसे हमारे ऐसे महापुरुष है, इन पर पर्याप्त रिसर्च करने की ज़रूरत है, इसलिए हम शोधपीठ बना रहे हैं, फेलोशिप दे रहे हैं, उस समय के साहित्य का सही पक्ष सामने का लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो पक्ष आ गया उसको हम पाठ्यक्रम में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर अकबर की तुलना में अगर महाराणा प्रताप से देश को नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, हमको सोचने वाली बात है। इसीलिए मैंने विक्रमादित्य का उदाहरण दिया। विक्रमादित्य का काल भी वही है, राजा भोज का काल भी वही है। जब आक्रांताओं ने हमारी ये संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास अगर किया है तो हम तो पुनर्स्थापित करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट भी दे रहे हैं तो ऐच्छिक सब्जेक्ट में रूप में दे रहे हैं, तो ऐच्छिक सब्जेक्ट में क्यों नहीं आना चाहिए। इसमें अगर ऐच्छिक सब्जेक्ट में अगर रामायण आने का प्रश्न उठता है तो मेरे बंधुओं कहते कि भाई आप दूसरे धर्म की ये किताब वो किताब क्यों लागू नहीं कर रहे हो। अरे राम की उनसे इस ढंग की कैसे तुलना कर सकते हो आप। भगवान श्री राम भारत में अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उनको, क्या हम लादेन को पढ़ाएंगे। ये तो हमको तय करना पड़ेगा कि ये जो शिक्षा है, जो व्यवस्था है, एक बल्ब अपने घर का उजाला कर सकता है, लेकिन एक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति दुनिया में अपनी अच्छाई बांट सकता है। और हमने सबने देखा हर युग में, अभी दुनिया के इस परिदृश्य को देख लो तो जहाँ जहाँ भारतीय वो आत्मीयता बटोर करके अपने श्रेष्ठ गुणों के आधार पर उस देश की मिट्टी के साथ जुड़कर भी खड़े हैं और भारत को भी नहीं भूल रहे। ये भारत की श्री राम की संस्कृति तो है ही, जिसको हम गुणगान करने के लिए बैठे हैं। जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि धर्मांतरण भी उसका एक बड़ा विषय है, जिसकी वजह से ये पूरे शिक्षा पद्धति को जिस तरह से आप बता रहे हैं नजरअंदाज किया गया जानबूझ के? हमारे यहाँ धर्मांतरण का तो विषय है ही नहीं। दुनिया में हिंदू ने कभी कोई धर्म नहीं बदला है, कभी दुनिया का इतिहास नहीं कि हम तलवार के बल पर कहीं किसी को अपने साथ जोड़। जिस मैकाले पद्धति की बात करें शिक्षा व्यवस्था में, क्या उसके पीछे बड़ा मकसद क्या धर्मांतरण भी था? बिल्कुल, मैंने ये कहा कि उस समय तो अंग्रेजों ने इस बात को घोषणा भी की थी, काल के प्रभाव बाद में, पर हमको मालूम पहले रोम की सत्ता थी। रोम की सत्ता क्यों हटी? उनने तो क्रिश्चियनों का संसार बनाने की कल्पना कर ली थी। आज भी गरीबों के क्षेत्र में जाकर के छोटे मोटे लालच से जो धर्मांतरण हो रहा है, तो वो धर्मांतरण का आगे जाकर के राष्ट्रांतरण होता है। तो जब जब भी देश हमारे उस मूल संस्कृति से कटा है, अखंड भारत का इतिहास है कि वो राज्य हमारे हाथ से चले गए, तो आज आने वाले समय में भारत का स्वरूप वही बना रहे, बचा रहे, और इसीलिए हमारे यहाँ के जो महापुरुष पर गर्व करना चाहिए, और ये शिक्षा नीति में बताने की आवश्यकता। लेकिन जिस तरह से भारत की एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रख्यात है, JNU, हो सकता है कि वहाँ के जो छात्र छात्राएं आपके इन विचारों से सहमत ना हो। देखिए, JNU के भी तथाकथित जो कुछ लोग थे उनको इस बात की तरफ ध्यान दिलाया भी गया था, और ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवादी लोग तो समझते हैं इस बात को कि हमारे देश के अंदर तथाकथित कई विदेशी ताकतें जान करके जहर घोलने का काम करती। वो अकेले JNU में नहीं है, और भी कई जगह मिलती है। अब ये उनके नारे ऐसे कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं जो देश की सीमा नहीं मानते हैं, देश की संस्कृति नहीं मानते, धर्म नहीं मानते। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करके खड़े जरूर होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वो देश में उपद्रव फैलाने की बात करते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर इस शिक्षा नीति में मिलते हैं। जो यहाँ का शिक्षित व्यक्ति अगर महात्मा गांधी बनकर के साउथ अफ्रीका में भी जाता है तो वहाँ भी लोकप्रियता हासिल करता है, वहाँ भी वो मानवता के गुणों की ही बात करता है। जब भारत में आके आज़ादी की लड़ाई लड़ता है और अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी से कहता है कि राम राज्य स्थापित करना, ये अलग बात है कि कांग्रेस को उस बात पर ध्यान नहीं देती। इंटरमीडिएट के इस दौर में मोहन जी, JNU की जो विचारधारा वो तेजी से वो फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के नारे भी लगे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन्हें राष्ट्रवाद के जरिए आप पनपाने की या इस तरह की विचारधारा से बचाने के लिए किस तरह से सतर्क हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे अपने विश्वविद्यालयों के अंदर अगर देशभक्ति का वातावरण बनाना है तो हमको जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा नीति पे चलना पड़ेगा, उन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा, वो सारे मापदंड स्थापित करने पड़ेंगे जिसके भरोसे से हमारा अपना देश अक्षुण्ण एकजुट रहे। और यही कारण है कि हमने वो सारे प्रयास किए हैं। अब ये अलग बात है कि जिनको हमारे देश की इन ताकतों से, इन अच्छी बातों से नफरत है, वो अपने षड्यंत्र करते हैं, लेकिन हम लोग सतर्क हैं, उस पर उसके मुकाबला करने में सक्षम भी हैं। आपने एक नया शब्द, एक नवाचार भी शुरू किया है, कुलपति की जगह आपने कुलगुरु शब्द दिया है, इसके पीछे क्या आपका मानसिकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे यहाँ कुलपति करके कोई किसी काल में, ये कोई प्राचीन काल में कोई ऐसा शब्द नहीं चला गया था,
और इससे भी जैसे ये अधिपति सत्ताधीश के से झलकने वाले शब्दों की ध्वनि निकलती है, उस प्रकार का अर्थ निकलता है। जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का, खास करके अंग्रेज़ों के काल में ये जिस टाइप से वातावरण बना था, इसमें हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया या वो भाव को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ तो गुरुकुल परंपरा प्राचीन काल से है और भारत की पहचान भी दुनिया में विश्व गुरु करके थी, क्योंकि यहाँ मनुष्यता के उच्चतम मापदंड स्थापित थे। हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों में तो दुनिया भर के विद्यार्थी आके पढ़ के गए हैं, जो अपने सुशासन की, नाना प्रकार की शिक्षा की। भगवान कृष्ण स्वयं उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में आया, जहाँ 14 विद्या 64 कला वो यहाँ खुद पढ़ के गए। कंस को मारने के बाद, एक इतना बड़ा पराक्रम करने के बाद, एक व्यक्ति जो एक सत्ताधीश को मारता है, दुनिया का कोई इतिहास ऐसा नहीं कि एक सत्ताधीश को मारने के बाद दूसरा व्यक्ति सत्ता पे नहीं बैठता है। लेकिन ये हमारी भारतीय परंपरा की विशेषता है कि वो सत्ता पे नहीं बैठे, बल्कि उनके जीवन पे विचार किया गया। 11 साल का बालक बड़ा काम भले ही कर दिया, लेकिन ये अभी जंगल से निकल के आया, ग्रामीण परिवेश से निकल के आया, तो इनकी शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। इसलिए उनका उज्जैन में आकर के शिक्षा दीक्षा 14 विद्या 64 कला, जब तक वो निपीर्ण नहीं हुआ। और हमने देखा कि भगवान कृष्ण का वो जो एक नया रूप निकला, कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए, और जो उनने गीता के माध्यम से जीवन दर्शन दिया है, वो आज भी अद्वितीय है। जो विचार आप बता रहे हैं मोहन जी, वो निश्चित तौर पे भारतीय को सुनने में उसको गौरव महसूस होगा, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री या यूँ कहें कि बॉलीवुड में इस तरह के विचारों को बड़े मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता है, और जिससे जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, खासतौर पर हायर एजुकेशन कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, उनका बॉलीवुड फिल्मों के प्रति रुझान काफ़ी रहता है। क्या लगता है आपको कि एक तरफ आप एक विचार प्रफुल्लित कर रहे हैं, यहाँ पर एक उसको नए विचार को लेकर आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को उबारने की कोशिश कर रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से भारतीय इसी गौरवशाली परंपरा को कहीं ना कहीं नकारात्मक अंदाज में या मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता है। मसला अगर कुलगुरु आप बोलेंगे या इस तरह की जो विचारधारा पेश कर रहे हैं, तो फिल्मों में उसको चोटीधारी दिखाया जाएगा, उसको हास्य का पात्र बनाया जाएगा, या फिर जिस शिक्षा पद्धति की बात करें उसको कहीं ना कहीं नौकरी से बिल्कुल दूर दिखाया जाएगा कि ये फिजूल है। आपने ये प्रश्न उठा करके मेरे अंदर के भाव को जागृत किया। मैं आपसे सहमत हूँ और मैं उस बात का विरोध भी करता हूँ। हमारे ही, आप देखिए ये क्यों होता है। शोले फिल्म का डायलॉग हमको समझ में आता है कि पर्टिकुलर एक धर्म के मानने वाले का बालक अगर किसी डकैत के मारे मारा जाता तो पूरा गांव उस पर अलग ढंग से प्रतिक्रिया देता है, और पुजारी की हंसी उड़ाई जाती है। मंदिर के पीछे जाकर के धर्मेंद्र का अलग ढंग का दृश्य बनाया जाता है। और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये वही उदाहरण है जिनके भरोसे से हम उम्मीद कर रहे थे कि 47 में जैसे शिक्षा नीति लागू करने की बात करी, ऐसे ही वो फिल्मों का दौर जो नया प्रारंभ हुआ था, उसको सिवाय प्रेम प्रसंगों के और अलग प्रकार के वातावरण देते हुए चाकलटी चेहरों से देश की यथार्थ समस्याओं से अलग हट करके फिल्मी दुनिया के वो जो नया एक सपनों का संसार बनाया गया, जिस सपनों के संसार में यथार्थ से काट करके देखा गया, यही परिणाम रहा कि 1962 का हमारा चाइना के साथ जो युद्ध हुआ, वो ही परिणाम रहा कि इतना लगभग 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन हमारे हाथ से ली गई, कई लाख लोग मारे गए, कई विस्थापित हुए, और आपने देखा है कि उसके बावजूद भी बेरोजगारी से लेकर के कई सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं ढूंढे गए। तो हमारे यहाँ नकल कर ली गई, कभी रसिया की तरह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल करके हम रोज़गार दिला देंगे। हम तो अपने स्वावलंबी गाँवों के अंदर रहने वाले लोग थे, उन पद्धतियों से कभी आदी नहीं थे ना। हमारे यहाँ ये जो शहर की जो जंग की रचनाएँ बनाई गई, इस रचनाओं का भारत में कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं था। हमारे यहाँ तो अपनी वास्तुशिल्प के आधार पर बहुत अच्छी रचनाएं पुराने समय से रहती है ये, लेकिन नकल करने के चक्कर में और ये जो फिल्मी संसार बना करके जान करके पूरे देश की आबादी को भुलावे में डाला गया, उसका कीमत भारत ने चुकाई। यद्यपि मनोज कुमार जैसे या कई ऐसे बीच में कुछ कलाकार आए भी, जिन्होंने बीच बीच में वो अपना देश के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया। मैं नहीं मान के चलता हूँ कि पूरी तौर पर नकारा हुआ है, लेकिन वो प्रयास बहुत थोड़े थे, बड़े पैमाने पे देश को भुलावे में डालने वाले प्रयास। इसमें भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल था उसकी भी कोई भूमिका थी? 100% मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब आप देश के सामने उज्जवल चरित्र नहीं रखते हो, देश के गौरवशाली इतिहास वाले लोगों को सामने नहीं लाओगे, आप देश के साथ जुड़ी हुई बातों को अवॉइड करने का प्रयास करोगे,
जैसे उदाहरण दिया कि सोमनाथ के मंदिर के बारे में अगर आपकी कल्पना ये है कि हाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो देश की आज़ादी के साथ इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। जो सोमनाथ का मंदिर टूटना 1000 साल पहले भी, ये इतिहास का बहुत बड़ा भारत का काला कलंक है। उस कलंक को मिटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे बढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे बढ़े। ये कोई बीजेपी के नहीं थे, जनसंघ के नहीं थे, ये खुद कांग्रेस के थे, लेकिन वो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए महापुरुष थे। उनने इस बात को महसूस किया है और तमाम सत्ताओं को, जो राज सत्ताएँ थी, उनको इकट्ठा करके देश को एकजुट बनाने का प्रयास किया। तो इतने बड़े बड़े जिनने काम किए उनको अवॉइड करने का प्रयास किया। कोई सरदार पटेल के नाम पर कोई योजना चालू नहीं की गई, सरदार पटेल के दर्शन को सामने लेकर के कोई नहीं आया, उनके योगदान को भुलाने का प्रयास किया। एक परिवार में सारे, कोई भी नया बस अड्डा बनेगा, कोई नई योजना चालू होगी, सिवाय नेहरू परिवार के कोई योजना चालू नहीं होगी। ये जो प्रयास हुए, इन प्रयासों से कांग्रेस ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। एक शब्द पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, सेक्युलर। देखिए, सच्चे अर्थों में इसी के साथ बहुत बड़ा, एक तरह से मैं मान के चलता हूँ, मजाक बनाया गया। ये शब्द तो आप अगर संविधान को देखेंगे तो हमारे यहाँ ये संविधान की जो मूल संविधान की कॉपी जो डॉक्टर अंबेडकर जी के हाथों से मिली थी, उसमें ये सेकुलर वाला भाव कभी नहीं था। वहाँ तो राम राज्य के हैं। आप संविधान में राम राज्य, भगवान श्री राम का दरबार सहित चारों भाइयों के साथ फोटो है, भगवान के कई सारे चित्र उसमें मिलेंगे। तो ये तो जान करके 77 के पहले, 70 के दशक में, 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने चालू कराया है, और वो भी शुद्ध वोट बैंक की राजनीति के बलबूते पर। वो कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान का हवा खड़ा करके एक कुछ वोट बैंक को अपने साथ खड़ा रखना चाहते थे। हमने सबने देखा, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार 15 साल चली। अगर उसके पहले की बात करते थे तो इनकी सत्ता आएगी तो दंगे हो जाएंगे, सत्ता चलाने का अधिकार नहीं। मोदी जी पे तो कितने बड़े कलंक लगाए थे, लेकिन मोदी जी ने आज लगातार 14 से लेकर जो सरकार देश की चलाई है, और इस बात को स्थापित करके दिखा दिया। और ये भी करा कि हमारे अपने उन पे जो आरोप लगते थे कि आमतौर पे वो पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के विरोध में है, लेकिन उनने कहा कि उनके साथ भी अगर 3 तलाक का अन्याय हुआ है, उन बहनों के लिए लड़ाई भी मोदी जी लड़े और सबसे पहले उस कलंक को धोने का प्रयास किया। आप बताइए, 3 तलाक जैसे कानून को लेकर जो पाकिस्तान नहीं मानता था, बांग्लादेश नहीं मानता था, लेकिन कांग्रेस 1985 के आसपास में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का निर्णय किया। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात है क्या? ये सेकुलरिज्म की बात है क्या? ये सारे उत्तर इसी प्रश्नों में मिल जाएंगे। मोहन जी, आपसे बात मैं कर रहा हूं तो एक भारतीय संस्कृति के बिल्कुल ओतप्रोत एक व्यक्ति, एक हिंदुत्ववादी विचारधारा भी मैं कह सकता हूँ, सनातन संस्कृति से जुड़ी एक विचारधारा आपकी है। लेकिन जिस शहर से आप आते हैं, उज्जैन, महाकाल का, मुझे इस बात का गर्व है पहले कि अगर आपने कहा कि मैं अगर हिंदुत्ववादी संस्कृति से ओतप्रोत होकर के बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, और मुझे इस बात के लिए भी अफसोस नहीं है कि अगर मैं संस्कृति पर गर्व करता हूँ तो मैं अपने आप का जीवन धन्य भी मानता हूँ। लेकिन जिस शहर से आप आते हैं वहीं पर हमने बेगम बाग देखा है, बेगम बाग में उस दौरान शाहीन बाग जैसा नज़ारा हमने देखा है। महाकाल मंदिर जो सनातन संस्कृति के प्रमुख केंद्र है और पूरे विश्व से धर्मावलंबी श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके चारों ओर जो है जिस तरह से वहाँ पर डेरा डाल दिया गया, मंदिर के मार्ग को काफ़ी हद तक अवरुद्ध किया गया। बड़ी मुश्किल आई थी पुलिस प्रशासन को, आपको वो दौर याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इससे पहले, अभी कुछ समय पहले उज्जैन में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो ये आप जैसे नेता उस क्षेत्र से आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा आशुतोष जी, जब डेरा डाला गया था, धरना दिया गया, तो किसकी सरकार थी? जब तुष्टीकरण की बात आ रही तो ये मैंने प्रश्न कहाँ जोड़ा है? ये सारे उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जान करते आप अगर पर्टिकुलर जैसे आज विषय खड़ा हो रहा है, जिसके लिए एक बात आएगी, अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर मैंने भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर के सबके विचारों के आधार पर ऐच्छिक विषय में सम्मिलित किया है, तो राम जी के सामने दूसरे धर्म को लाके क्यों खड़ा करेंगे? भाई, ये राम जी से किसी की तुलना हो सकती है क्या? कोई धर्म विशेष की बात है क्या? तो ये जो जब तक हमारे भी धर्म विशेष, तब मैंने ये कहा कि ये जो किसके, वो उनके पूर्वज कौन थे? डीएनए किसका है? सबका हिंदुस्तान का डीएनए। किसी का बता दो कहीं का कोई अरब सा है क्या? इस देश की आबादी का बड़ा पैमाने पर कुछ परसेंट छोड़ दें, दशमलव के अंदर सबका डीएनए भारतीय है। इसलिए जान करते कोई अपनी जड़ों को विदेश में बताता तो ये बहुत बड़ा देश के साथ भी अन्याय कर रहा है और वो भुलावे में जी रहे हैं।
आपने पूरी तरह से आपका कहा जा सकता है कह दिया कि भैया जो भी भारतवर्ष में रह रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, उसके डीएनए एक है, वो सनातन धर्मी 100% है। मैं इसमें कभी इनकार नहीं करता हूँ। आपकी पूजा पद्धति कुछ हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। आपका आराध्य हो, जो हमारे यहाँ जैसे इंडोनेशिया देश है, मलेशिया देश है, अब एक आमतौर पे मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ आज रामलीला खेली जाती है, रावण का पुतला दहन होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं वो अपने पुरखों पे गर्व करते हैं जो यहाँ से गए, तो हम यहाँ के लोग नहीं गर्व करेंगे क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ पैगंबर मोहम्मद जी और जीसस क्राइस्ट की तुलना करना आपके हिसाब से बेईमानी है? अन्याय है, 100% अन्याय है। अन्याय है। मेरा कहना कि भाई ये हम किसी की कोई किसी तुलना करने की बात करें। पैगंबर साहब भी हमारे आदरणीय है, जीसस साहब भी आदरणीय है, लेकिन भगवान राम के साथ अगर हम सिलेबस में बात कर रहे हैं तो ये किसी से तुलना करने का विषय भी नहीं। अक्सर जब इस तरह की बातें आती हैं तो कहा जाता है कि विवादित बोल, बिगड़े बोल, अगर इस तरह के शब्द अगर आते हैं और इस तरह के पत्र पत्रिकाओं में अगर छपते हैं तो मन में कोई कोफ्त होती है कि क्या ये बिगड़े बोल हैं, क्या विवादित बोल हैं? देखिए, इस यथार्थ से अगर हम मुंह मोड़ेंगे कि हमारे आदर्श पे हम गर्व नहीं करेंगे, जो इस मिट्टी से पले बड़े, जिनने हमको पूरा जीवन शिक्षा देने के लिए अपना जीवन दिया, महापुरुष होते क्या है? अपने जीवन को एक दिए की तरह जला करके सबको जो प्रकाशमान करते हैं, उन पे अगर हमको गर्व नहीं होगा तो फिर हमको तो अपने जीवन पे विचार करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक प्रश्न आपके मैं विभाग से लेना चाह रहा हूँ कि महाविद्यालयों की आपने बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है, आप सरकारी कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, विश्वविद्यालयों को बेहतर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कुकुर मुत्ते के तरह उगाए हैं, 2-4 कमरों में चल रहे हैं, वहाँ आप किस तरह से अपनी जो नीति को लागू कर रहे हैं? नहीं, ऐसा 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे अपने विभाग ने 3 तरह से काम चलाया है। एक, हमारे अपने मूल महाविद्यालय जहाँ शासकीय महाविद्यालय हैं, उनको भवन युक्त, सर्व सुविधा युक्त और सब सर्व समावेशी संकायों को लेकर चलने वाली प्लान हमने बनाई है। एक विश्वविद्यालय को भी हमने लिया है, फिर इस समान रूप से प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय को भी लिया है। तो प्राइवेट विश्वविद्यालय वो तो कैंपस वाले ही है कि एक 5 से ज़्यादा कॉलेज किसी के कैंपस में होंगे, 25 एकड़ ज़मीन होगी, तो हम उसको एक तरह से विश्वविद्यालय की मान्यता देंगे। नई शिक्षा नीति में भी वही है, आगे जाकर एक विश्वविद्यालय सबकी परीक्षा लेगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ऑटोनॉमस की स्थिति में हम जाएंगे, अपना पेपर खुद सेट करें, अपनी परीक्षा खुद करें, अपने विद्यार्थियों के बारे में खुद अपना सिलेबस बनाएं। तो आज नहीं तो कल जिस ढंग से नई शिक्षा नीति जा रही है, ये वापस 1835 के पहले वाले युग को लाएगी, जिसके भरोसे से हमने इसको रोजगार के लिए, अगर वाकई किसी को रोजगार करना ही है, जरूरी नहीं उसको कॉलेज आने की, स्कूली जीवन के बाद से वो अपनी लाइन पकड़े और उनको वो अवसर उपलब्ध कराएंगे। नई शिक्षा नीति में इस बात की गुंजाइश भी है। वो जिस तरह छोटे छोटे कॉलेजेस 2-2 कमरे में खुला है, नहीं, आपने जो बात कही है कि मैंने कहा कि वो अपने आप बंद होंगे, क्योंकि जब हमारे नए प्रकार के 131 प्रकार के कोर्स खोल के चलना है, हमारी परीक्षाएं खुद को आयोजित करना है, हमारे अपने संसाधनों के बलबूते हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। मान्यता देना बंद कर दिया जाएगा ऐसे कॉलेजेस? हमने कहा मान्यता देना भी बंद कर दिया जाएगा और जिनको ऐसे अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना वो नियम भी चालू कर दिए। जैसे मेरे रहते हुए गत वर्ष तक नए कॉलेज खोलने में 6 लाख रुपए लगते थे, हमने 1 लाख कर दिया है। आज भी हम जो SC ST और बाकी के क्षेत्र की बात आएगी, हम वो राशि भी कम करने वाले, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कर सकती है ऐसा नहीं। हमको अपने जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, समाज है, सबको लाने की ज़रूरत है। सब पुराने ज़माने, आज भी अपने आप मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, साउथ के कई राज्यों की बात करें, एक भी कॉलेज सरकारी नहीं, सब समाज के कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश तो सरकार कॉलेज खोलने के बजाय वहाँ के कुछ प्राध्यापकों के पद के तनख्वाह देती है मात्र, तो वो हमारे जो कॉलेज हमको बिल्डिंग बनाना पड़ती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, सारी तनख्वाह देना पड़ती है, और यहाँ सारा लोड हमारे पे ही है। तो ऐसे अच्छे कई प्रयोग को भी हम देख रहे हैं, जिसको भविष्य में विचार करेंगे कि इनको कैसे बढ़े। एक छोटा सा सवाल और मंत्री जी, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी हमारी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, इस और आपका क्या विचार है? मैं तो सहमत हूँ ना, मैंने कहा मैं जहाँ से उज्जैन से आता हूँ, भगवान कृष्ण की वो शिक्षा के हमने चित्रों का चित्रांकन भी कराया है कि वो 14 विद्या कौन कौन सी है, हमारे 4 वेद क्या है, मीमांसा का क्या अर्थ होता है, व्याकरण के कौन कौन से ग्रंथ थे, इसी प्रकार से 64 कला किस किस प्रकार की थी, उन कलाओं के भी चित्रों का उसमें उल्लेख किया गया। तो वो एक तरह से सिलेबस था, कोर्स था, उसमें सारे शस्त्रों का बनाना, सारे धातुओं का बनाना, हमारे बालों के संवारने के भी एक कला है, चोरी करने में भी एक कला है,
हर एक चीज़ को अपने एक कोर्स से जोड़ा गया था। तो उम्मीद कर रहे कि आने वाले समय में जैसे 131 प्रकार के हमने जो कोर्स अभी लागू करने का प्रयास किया है, उसमें वो सारी बातें आती है कि अगर डॉक्टर बनने वाले की इच्छा हो रही है कि मैं संगीत भी पढ़ लूँ, तो अभी तक की शिक्षा उसको पढ़ने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन अब वो संगीत भी पढ़ सकता है। अगर कोई BA करते करते किसी विद्यार्थी की इच्छा को वो साइंस पढ़ना चाहता है तो अब साइंस पढ़ सकता है। कॉमर्स वाले विद्यार्थी की इच्छा होती है कि मैं साइंस पढ़ूँ, साइंस पढ़ सकता है। 1 साल में पढ़ के छोड़ना चाहेगा तो 1 साल में पढ़ के वो छोड़ सकता है, पहले 3 साल के पहले छोड़ नहीं सकता था। कोई को कॉलेज में आना भी ज़रूरी नहीं, अगर उसको लगता है कि क्लास 6 के बाद ही नई शिक्षा नीति पूरी तौर पर जब लागू हो जाएगी स्कूल एजुकेशन के बाद, तो वो ITI करेगा, डिप्लोमा करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन संवारेगा। तो ये एक तरह से, लेकिन प्राचीन काल में इन सारी बातों का जो महत्व था, हमने इसीलिए अभी जैसे विक्रम विश्वविद्यालय में पुलिस साइंस चालू किया है, मिलिट्री साइंस भी चालू करने वाले हैं, क्रिमिनोलॉजी चालू करने वाले हैं। तो जो वर्तमान के समय में जो आधुनिक संसाधन से युक्त या शस्त्रों की ज्ञान की जानकारी वाला विषय होगा, तो हम सब विषयों को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। आत्मरक्षा को लेकर भी महिलाओं और सभी को कॉलेजेस को, हाँ, इसमें हमने बहुत अच्छा सा जो कोर्स डिजाइन हुआ है नई शिक्षा नीति में, उसमें NCC भी, NSS भी और शारीरिक शिक्षण भी, ये सब विषय के रूप में सम्मिलित आ गए। पहले ये हमारे पास एक तरह से खेल के मैदान पे खेले तो खेले, नहीं तो नहीं खेले। कोई कॉलेज खेल का पीरियड लगा था, कई कॉलेजों ने तो छोड़ ही दिया था, स्कूल जीवन में खेलते थे। लेकिन अब ये हमारे पास BP-8 के माध्यम से फिजिकल ट्रेनर भी निकलेंगे और बच्चे भी खेलेंगे और उसके नंबर भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी, काफ़ी खुलकर बेबाकी से आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्यास बाकी रह जाती है। हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे और आने वाले दिनों में आप क्या कुछ और नवाचार करने जा रहे हैं, क्या नव परिवर्तन करना चाह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दर्शकों ये बात तो समझ में आ रही है मोहन यादव जी से चर्चा करके कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली रही थी उसमें कभी भी रोजगार को अलग करके नहीं देखा जाता था। और अगर वाकई में आंकड़ों पर गौर करें तो जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा और उसी पद्धति को हमने अख्तियार कर लिया, उसी पद्धति को हमने कहीं ना कहीं आत्मसात कर लिया, उससे हमारे देश की जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होने के बजाय बढ़ती गई है। और ये सोचने वाली विषय है कि हमारे जो युवा हैं वो तमाम डिग्री हासिल करने के बाद वो डिग्री एक समय बाद एक रद्दी के टोकरे में क्यों सस्ती है, और आखिर में हमारे जो युवा हैं वो अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान पाते, वो गौरव क्यों नहीं महसूस कर पाते, और तमाम जो हमारे जो हीरो हैं वो विदेशी संस्कृति से क्यों वो लेते आए हैं। इसको लेकर मोहन यादव जी के काफ़ी विचार उत्तेजक हमने विचारों से रूबरू हुए हैं। आने वाले दिनों में वो किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति और भारत का गौरवशाली इतिहास को अपने युवाओं तक पहुंचा पाते हैं, किस तरह से महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इसका परिवर्तन देखने को मिलता है, इन तमाम सवालों के साथ और तमाम पहलुओं के साथ आपका दोस्त आशुतोष आपसे लगातार मिलते रहेगा। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।